हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जीव विज्ञान दूसरा लेसन चल रहा हम लोगों का, है ना, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हाँ, हमने सही लिखा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो आपने देखी रखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो क्रम से लगी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं, वहां से आपको देखने में भी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे उसमें आगे। उससे पहले जो एक हमारी हेडिंग है या फिर जानना भी जरूरी है कि निषेचन के पूर्व क्या क्या परिवर्तन होते हैं पुष्प में। तो देखिए, सबसे पहला दिया है पौधों में हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे मनुष्यों में क्या होता है, हम लोग बच्चे तो जनन कर नहीं सकते, है कि नहीं। एक अवस्था के बाद में वो भी जनन के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब जनन कर सकते हैं। तो भाई, उनमें भी तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उनमें भी दाढ़ी मूंछें आती हैं, है कि नहीं। लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। इस तरीके से उसी तरीके से पौधों में भी कुछ हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज हो गया, मतलब कि हार्मोन्स कुछ निकलते हैं जो कि जनन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में मादा पुष्प का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुष्प का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुष्पक्रम की रचना होती है। सबसे पहले पौधे में पुष्पक्रम की रचना होगी, पुष्पक्रम से फिर पुष्प कलिका बनती है ना। कली बोलते हैं ना, कली का मतलब जो पुष्प खिला नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, कली, है कि नहीं। तो सबसे पहले पुष्पक्रम बनता है, पुष्पक्रम से फिर पुष्पकली का निर्माण होता है और पुष्पकली से पुष्प का निर्माण होता है। और ये देखो, यहाँ पर एक पुष्प का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ गई ना। पहले परिवर्तन आए, फिर पुष्प का निर्माण हुआ, उसके बाद पुष्प में नर तथा मादा जननांग विकसित होते हैं। ठीक है, नर किसी किसी पुष्प में देखो, दोनों में, मतलब किसी पुष्प में दोनों संरचनाएं एक ही पुष्प में होती, मतलब नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं। अगर कोई ऐसा पुष्प होता है तब उसे उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे जो सरसों का पुष्प होता है उभयलिंगी होता है, उसमें नर एक ही पुष्प में नर भी होता है और मादा भी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बना रखा है। और कुछ पुष्प होते हैं, अगर मान लो किसी पुष्प में केवल मादा जननांग विकसित हो रही, केवल एक फूल है उसमें केवल मादा का अंग बन रहा है, मादा जनन अंग बन रहे हैं, मतलब वर्तिका बन रहा है, वर्तिकाग्र बन रहे हैं, अंडाशय बन रहा है, तो इसका मतलब वो पुष्प कैसा है, मादा पुष्प कह सकते हैं। समझ में आया। तो नर और पुष्प में नर और मादा जनन अंग विकसित होंगे। अब देख लेते हैं नर भाग कौन कौन से होते हैं या नर जननांग कौन कौन से होते हैं। तो पुष्प में परागकोश और पराग तंतु, ये दो संरचनाएं नर भाग होती हैं। उसके अतिरिक्त मादा भाग अगर देखते हैं, मादा भाग में कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये मादा भाग होती हैं या स्त्री केसर कहलाती है। क्या कहलाती है, स्त्री केसर। अब आपको इतना तो समझ में आ गया ना। अगर हम आपसे पूछें कि भाई आप बताइए कि पुष्पों में नर भाग को क्या कहते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे भाग है जो नर भाग होते हैं, तो आपको परागकोश और पराग तंतु बताना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्त्री भाग या फिर स्त्री केसर, ठीक है, कौन से भाग होते हैं, या स्त्री जननांग कह सकते हैं आप, कौन से भाग होते हैं, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये कौन से भाग हैं, ये स्त्री भाग होता है। समझ रहे हैं आप, स्त्री केसर के भाग होते हैं। तो यहाँ से ये चीज देखिए, अब पढ़ाई यहाँ से शुरू हो रही है, इस लेसन की असली शुरुआत यहाँ से शुरू हो रही है, ध्यान देते रहिएगा। आपको नर भाग पता हो गया, मादा भाग पता हो गया। अब हमें एक एक करके पढ़ना है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पहले हम परागकोश पढ़ेंगे जो कि प्रमुख, देखो एक एक चीज अब पढ़ते चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक चीज इसमें से हम लोग अब देखेंगे। एक चीज पहले यहाँ पर ये जान लो कि ये जो संरचना है, ये वाला भाग
स्त्री केसर है पूरा, इसको वर्तिका बोलते हैं। ये जो बीच का है यहां से यहां तक का, सॉरी ये ऊपर वाला जो गोल हिस्सा वर्तिकाग्र, उसके बाद ये इतना हिस्सा बीच का ये इतना वर्तिका, और ये गोल सी संरचना अंडाशय। आया समझ में? उसके बाद ये जो ऊपर संरचना दिख रही है ये परागकोश होता है, समझ में आया? और ये जो डंडी जैसी डंठल होता है, ठीक है, डंठल तंतु कह सकते हैं या पराग तंतु या पुंततु कह सकते हैं, तो इसको पुंततु बोलते हैं। ये वर्तिकाग्र होती है, ठीक है, ये वर्तिका होती है, और ये क्या होता है? अंडाशय। समझ में आ गया ना कि कौन कौन से भाग हैं? तो देखिए परागकोश ये नर में युग्मक बनेंगे, मादा में युग्मक बनेंगे। जब दोनों मिलेंगे तभी तो बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा, है ना? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परागकोश को। चलिए अब हम लोग परागकोश को पढ़ते हैं। यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको इतना कट करके दिखाएंगे। अब ये इतना केवल काट करके अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? इसी को परागकोश बोलते हैं ना। ये इतना तो डंडी पराग तंतु हो गई और ये परागकोश। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पुंकेसर, ठीक है। अगली हेडिंग आप कह सकते हैं कि हमारी अगली हेडिंग भी यही है, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा पराग कण। मतलब इस हेडिंग में हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं कि पुंकेसर किसे कहते हैं, पुंकेसर में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। उसके बाद पुंकेसर के अंदर ही एक संरचना पाई जाती है जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। और उसके बाद पराग कण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पुंकेसर। देखिए जो पुंकेसर हमने आपको दिखा दिया ना, जैसे अभी आपने पिछले कुछ सेकंड पहले देखा होगा कि हमने दिखाया कुछ मिनट पहले एक पुष्प में हमने बताया कि भाई ये देखिए ये वाला हिस्सा आपका नर जननांग है। मतलब कि दो चीजें होती हैं, एक परागकोश होता है और दूसरा ये जो लंबी संरचना होती है ये पराग तंतु। आपने सरसों का फूल में देखा होगा ना, छोटे छोटे तीली जैसी संरचनाएं, मतलब ऊपर गोल सी होती है और नीचे तंतु जैसी संरचना होती है। वही चीज को पुष्प से यहाँ पर उसको निकाल लिया गया है एक को, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है कि इसको यहाँ से काटा गया है। तो सबसे पहले तो इतना समझ लीजिए कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको परागकोश बोलते हैं। इसी के अंदर पराग कण बनते हैं। समझ में आया? पराग कण का निर्माण कहाँ पर होता है? परागकोश के अंदर। कैसे होता है वो चीज अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इतना अभी जान लीजिए। उसके बाद है ये आप पराग तंतु। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि परागकोश और पराग तंतु क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि परागकोश, ये देखिए ये उतना महत्वपूर्ण रोल तो है ही भाई, क्योंकि ये पोषण प्रदान करता है और साथ में जुड़ा रहता है, इसको ऊपर रखता है, ये सब इसके काम होते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख जो भाग है ये होता है परागकोश, जहां पर पराग कणों का निर्माण होता है। तो हम लोग अब परागकोश और परागकण तंतु तो जान ही चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं परागकोश के बारे में, मतलब अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे केवल, ठीक है। इसको देखो हमने इसको यहाँ पर दिखाया गया और बड़ा करके, मतलब ये तो पुष्प का एक था, ठीक है। फिर पुष्प से अब इसको काट के, मान लीजिए ये पुष्प होए और पुष्प से पराग पुंकेसर को अलग किया गया, पुंकेसर को यहाँ से कट कर दिया गया, बीच से ऐसे काट दिया गया। जैसे भुट्टी नहीं करते बीच से, ऐसे कट कर देते हैं, है ना। किनारे से देखो कैसे दिखेगी, ऐसे कर दो तो कैसे दिखेगी, है कि नहीं। तो वही चीज है, यहाँ पर अब इसको कट कर दिया गया, बीच से काट दिया गया है। तो काटने पर ये देखिए चार खाने जैसी संरचना दिख रही है। समझ में आया? इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि परागकोश होता कैसे है, कैसे इसकी आंतरिक संरचना होती है। समझ में आया? मतलब अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब हम परागकोश देखते हैं। देखिए परागकोश द्विपालित होते हैं। कितने पालित होते हैं? द्विपालित होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो पालियां होती हैं, मतलब बीच से एक ये पाली एक ये पाली। जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं ना, एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर भी दो पाली होती है ना, दोपहर से एक पहले होती है और एक दोपहर के बाद होती है ना। तो उसी तरीके से मतलब पेपर में ऐसे होते, हालांकि ये पाली अलग है, ये पाली का मतलब क्या है, बांट रही है, ठीक है। तो परागकोश को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में। मतलब कितनी पालियां होती हैं इसमें?
दो पालियां होती हैं, ठीक है। परागकोश द्विपाली, तो द्वि का मतलब क्या होता है दो, या फिर दो पालियां होती हैं। कौन कौन सी, अब देख लीजिए, एक ये पाली और एक ये पाली। समझ में आया? बीच से मतलब थोड़ा सा अलग अलग होता है, मतलब जुड़ी होती है लेकिन अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है ना? मतलब बाकी संरचनाओं से जुड़ी रहती है कोशिकाओं से, लेकिन दिखती अलग है। समझ में आ गया? उसके बाद प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। देखिए, एक ये पाली हो गई इधर की और एक ये पाली हो गई इधर की। ये बीच में रेखा है, ठीक है, इसे अनुलंब रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इसके इस तरफ देखिए दो संरचनाएं दिख रही, इधर दो संरचनाएं दिख रही है ना, ये गोल सी संरचनाएं, ये गोल सी संरचनाएं, तो इन्हीं को कोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठ। आप यहां पर लिख भी सकते हैं इसको, कोष्ठ। समझ आया? तो कितने कोष्ठ नजर आ रहे हैं? पूरे अगर परागकोश में देखा जाए तो 4 कोष्ठ होते हैं। और पालियां कितनी होती हैं? 2 पाली, और एक पाली में 2 कोष्ठ, तो 2 पाली में कितने हो जाएंगे? 4 कोष्ठ। समझ में आया? यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई 2 पाली होती, मतलब 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 इधर 2 इधर, ये गोल सी संरचना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए, परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है। परागकोश में लिख देते हैं यहाँ पे, परागकोश में आगे लिखना चाहिए था, बाद में लिख दिया है। परागकोश में एक 4 दिशीय संरचना होती है, जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणु समाहित होते हैं, ठीक है। इसी परागकोश में एक 4 दिशीय का मतलब, दिशा का मतलब क्या होता है? दिशा मतलब चारों दिशाओं में एक संरचना पाई जाती है। परागकोश के चारों दिशाओं में एक संरचना पाई जाती है। समझ में आया? हम लोग पुंकेसर पढ़ चुके, अब आ गए लघु बीजाणुधानी पर। आप समझ लीजिए लघु बीजाणुधानी कहते किसे? बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, ठीक है। तो लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं? देखिए, परागकोश में एक 4 दिशीय संरचना होती है, जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणु समाहित होते हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 दिशीय संरचना होती है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो 4 कोने हैं, अगर पूरे को मिला लिया जाए तो 4 कोने हैं, जिसमें लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। मतलब कि हर एक कोने पर, कहने मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि लघु जो परागकोश होता है 4 दिशाओं का होता है, 4 दिशाएं होती हैं, और हर एक दिशा में कोने पर एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। मतलब पाली तो अब आप समझ गए हैं, मतलब 2 इस पाली में और 2 इस पाली में। आया समझ में? ध्यान से देखते रहिएगा। तो जो परागकोश होता है, परागकोश 4 दिशीय होता है, और 4 दिशीय पराग जो कोश होता है, उसके चारों कोनों पर, 4 जो कोण होते हैं, उसमें लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, ठीक है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। तो लघु बीजाणुधानी समझ में आ गया ना, कि जो परागकोश होता है, परागकोश के चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी ऐसी संरचना होती है जो परागकोश के चारों कोनों पर समाहित होती है, या धंसी होती है, या रखी होती है, या पाई जाती है। आया समझ में? लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं? और जो पराग कण का निर्माण होता है, अब वो इसके अंदर होता है। हम लोग अंदर घुसते चले जा रहे हैं। फिर अब हम लोगों ने क्या किया है कि इसको, इतने भाग को, पहले परागकोश को काटा, तो ये संरचना हमें देखने को मिली, ऐसे देखने को मिलता है, बीच से ऐसे कट कर दिया। समझ रहे ना? पराग कर लीजिए और उसको ऐसे कट करना है। फिर अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तब इस तरीके का दिखाई देगा, नहीं आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सरसों का फूल इतना बड़ा हम बोर्ड में देखिए कितना कितना बड़ा बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। आप अगर उसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तभी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। समझ में आया? तो यहाँ पर जब इसके एक भाग को निकाल लिया गया, यहाँ पर समझ में आया, इसके
एक भाग को निकाल लिया गया यहाँ पर। तो देख लीजिए ये लघु बीजाणुधानी की संरचना है, कैसी दिख रही है, समझ रहे। लघु बीजाणुधानी हमने बताया ना कि जो परागकोश होता है, परागकोश के चारों कोनों पर पाई जाती है। मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब एक परागकोश में कितनी हो गई लघु बीजाणुधानी? 4, ठीक है। और परागकोश में पाली कितनी होती है? 2। तो मतलब एक पाली में कितने परागकोश? एक पाली में 2 परागकोश, तो 2 पाली में 4 परागकोश हो जाएंगे। समझ में आया? तो पराग यहाँ पे हम लघु बीजाणुधानी पर आ गए हैं। अब हम लोगों को, आपको पता हो गया होगा ना कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। देखिए हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि काफी कंफ्यूजन टॉपिक है। समझ में आ गया होगा आपको? तो आगे बढ़े, बताइए आप लोग कमेंट करके, समझ में आ गया या नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जो परागकोश होता है, परागकोश के चारों कोनों पर एक संरचना पाई जाती है जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। आ गया समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी में कौन कौन सी परतें होती हैं। मतलब अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। हमने एक लघु, ये देखिए ऐसे दिखती है लघु बीजाणुधानी, ठीक है। हम इसको अब मिटा देते हैं, आपको अब इसके बारे में बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं लघु बीजाणुधानी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। अभी हमने देख लिया है ना कि लघु बीजाणुधानी कहते किसे हैं। हमने देख लिया कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी संरचना क्या होती है। जैसा कि आपको भी पता लग ही गया होगा कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वह परागकोश में चारों दिशाओं पर स्थित होती है। जैसे यहाँ पर एक देख लीजिए परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, ऐसे काट करके दिखाया जा रहा है। तो इसके चारों कोनों पर ये लघु बीजाणुधानी का हिस्सा होता है, ठीक है। जो कोने का हिस्सा होता है ये लघु बीजाणुधानी कहलाता है। मतलब चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी स्थित होती है। समझ में आया? अब उसकी संरचना क्या होती है, बनी कैसे होती है, वो चीज देख लेते हैं। देखिए दिया है यह बाह्य रूप से लगभग गोलाई में प्रकट होती है। मतलब अगर बाहर से देखा जाए लघु बीजाणुधानी को तो गोलाई में देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर इसको अभी और जूम किया जाए इतने को, तो इसमें की जो कोशिकाएं है ना वो आपको गोल सी संरचना में देखेंगे। जूम का मतलब इसको काट करके और छोटा करके देखा जाए तो, है कि नहीं। किताब में, बुक में दिया भी है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। या तो हम कोशिश करेंगे कि शायद अगर एडिटिंग में ऐड कर पाए तो इधर दिखा देंगे उसे, है ना। तो ये तो हो गया, है ना। मतलब कि लघु बीजाणुधानी इतने में मान लीजिए 4 कोने हैं। ये परागकण है, ठीक है। मान लीजिए ये परागकण, हमने इसको ऐसे काटा, फिर ऐसे दिखा रहे हैं आपको। तो अब मान लीजिए इसमें हमने नाखून से देख लीजिए बना दिया 4 ऐसे खाने, है ना। तो हर एक खाने में लघु बीजाणुधानी होती है। तो उसकी क्या क्या संरचना होती है। पहली बात तो गोल होती है, क्लियर। इसमें 4 परतें होती हैं, ये भी समझ में आ गया। अब मन में आ रहा होगा कौन कौन सी परतें होती है, तो चलिए उसे भी देख लेते भाई। देखो बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा, मध्य स्तर और टैपिटम। हमने यहाँ पर उन्हें लिख भी रखा है। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, अंतःस्थीसियम, इंडोथीसियम, मध्य परत, मिडिल लेमियर, ठीक है, परत है, लेयर, मिडिल लेयर, परत का लेयर होगा, ठीक है, मिडिल लेयर। उसके बाद टैपिटम, टैपिटम को टैपिटम ही लिखते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। समझ में आया? तो ये 4 परतें हैं जो लघु बीजाणुधानी में पाई जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनका कार्य क्या होगा, वो भी देखते हैं। देखिए जो बाह्य त्वचा है, अंतःस्थीसियम है और मध्य परत है, ठीक है। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर का क्या कार्य होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ये तीनों परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और साथ साथ परागकोश के स्फुटन में सहायता करते हैं। परागकोश का स्फुटन मतलब क्या होता है, जब फूटता है परागकोश, जब जैसे आप देखते हैं ना कि कोई अरंडी का पेड़ देखें, जब पक जाती तो फूट जाती, दूर दूर तक उसके बीच जाते हैं, है कि नहीं। तो परागकोश के अंदर जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो परागकण का भी स्फुटन होता है। मतलब फूटना ही स्फुटन कहलाता है, समझ रहे हैं। तो उसमें सहायता करती है कौन कौन सी परतें, बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम और मध्य परत। 3 के कार्य आपको समझ में आ गए। एक का हमने अभी नहीं बताया, वो भी देख लेते हैं। देखिए टैपिटम, चौथी परत होती है टैपिटम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
ठीक है, ये सबसे अंदर की ओर स्थित होती है। देखिए सबसे ऊपर आपको बाह्य त्वचा मिलेगी, हमने यहाँ पर दिखा रखा है। देखिए कलर तो है नहीं, डिजिटल कोड तो है नहीं कि हम इसको कलर से भर के अलग अलग कर दें, लेकिन फिर भी हमने समझाने के लिए कोशिश की कि अलग अलग दिखे, इसलिए मैंने बाह्य त्वचा को देखो भर दिया है कलर से, मतलब व्हाइट से चाक से भर दिया है, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। तो उसके अंदर अंतःस्थिशियम पाई जाती है, जिसको हमने केवल लाइनिंग की है और कुछ भी भरा नहीं है। ये देखिए ये वाली, ये अंतःस्थिशियम। फिर एक और परत पाई जाती है, मध्य परत होती है। मध्य परत कहाँ चली गई भाई? हाँ ये वाली, जिसको फिर से हमने चाक से कलर कर दिया है, ठीक है, ये वाले, ये बाह्य परत, फिर अंतःस्थिशियम और ये मध्य परत। उसके बाद चौथी परत देख लीजिए, हमने बिंदी बिंदी रखी है, बिंदी नहीं है, बिंदु नहीं है, ये केंद्रक होते हैं, ये टैपिटम की लेयर होती है, इसको टैपिटम बोलते हैं। समझ में आया? तो वो क्या होती है, देखो टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती है, मतलब इसमें जो कोशिकाएं होती है ना, सघन जीवद्रव्य का मतलब गाढ़ा जीवद्रव्य थोड़ा सा होता है, इसमें ज्यादा, बाकी सब में भी होता है लेकिन कम, इसमें सघन होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर जो केंद्रकों की संख्या होगी प्रत्येक कोशिका में, मतलब एक कोशिका में सामान्यतः एक मिलता है। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? सामान्यतः एक कोशिका में एक, लेकिन यहाँ पर इन कोशिकाओं में जो टैपिटम की लेयर होती है, टैपिटम की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। समझ आया? और उसके बाद ये तो हमने लिख दिया, अब इसका कार्य हमने नहीं लिखा है, तो इसका जो कार्य होता है वह पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है। क्या कार्य होता है? पोषण प्रदान करना। भाई परागकण जब बनेंगे तो उनको पोषण चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो मर जाएंगे, भोजन नहीं मिले। जैसे बच्चा पेट के अंदर है, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं जो शुक्राणु होते, कोई भी चीज हो यार, मतलब अगर बन रही है, बनने के बाद बन चुकी, तब तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, पोषण चाहिए, तभी तो उसकी वृद्धि होगी। हम लोग अगर ना खाएंगे, छोटा बच्चा है, बन गया मान लीजिए, अब उसको अगर खाना पीना नहीं मिलेगा तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, है कि नहीं? तो उसको मतलब कि जो परागकण बन जाएंगे तो परागकणों को पोषण देने का कार्य कौन करता है? टैपिटम करती है प्रमुख रूप से। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? एक एक करके मरती जाती हैं, मतलब मरेंगी, फिर इसको पोषण देंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा केंद्रक इसमें होते हैं। केंद्रक भी पोषण का कार्य करती है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा केंद्रक किसमें होते हैं? तो सबसे ज्यादा पोषण ये प्रदान करता है, मतलब टैपिटम का स्तर सबसे ज्यादा परागकणों को पोषण प्रदान करता है। आ गया समझ में? तो देखिए हमने संरचना देख ली, है ना, और ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये परागकण का अनुप्रस्थ काट है। मान लीजिए वो तीली जैसी जो संरचना थी, हमने उसको कट करके यहाँ पर ऐसे दिखाया है, तो लघु बीजाणुधानी कोने में स्थित है, उसमें 4 परत है, ये हमने बता दिए। और उसी में एक और संरचना होती है जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई परागकोश है, अपरिपक्व है, ठीक है, अपरिपक्व का मतलब अभी पका नहीं है, तैयार नहीं हुआ पूरी तरह से, तो उसमें घने सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। घने का मतलब बहुत सारी, है कि नहीं? जैसे गांव में बाल नहीं किसी किसी के घने होते हैं, वैसे मतलब कि जब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो सजातीय कोशिकाएं मतलब एक जैसी कोशिकाएं होती हैं, उनका समूह पाया जाता है, जिसे और जो लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होती है। ये कहां पर होती है? लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होती हैं। मतलब कि यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर बना रखा है, ये केंद्र होता है लघु बीजाणु का, इसके केंद्र में स्थित होती हैं, इसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहीं से लघु जो बीजाणुजन ऊतक है, यहीं से हम लोग पढ़ेंगे कि परागकण बनते कैसे हैं। अभी तक तो हमने देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने परागकोश के बारे में पढ़ा, है ना, हमने फिर लघु बीजाणुधानी पढ़ी, वही तो पढ़ रहे थे हम लोग अभी तक, लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ी। अब लघु बीजाणुधानी के अंदर आपको 4 परत मिल रही है और एक संरचना मिल रही है बीजाणुजन ऊतक।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है तो बीजाणु जन ऊतक से किस तरीके से परागकण बनते हैं। बनते यहीं से हैं, बीजाणु जन ऊतक से। कैसे बनते हैं वो चीज हम लोग अभी फिर से देखने वाले। पहले इस बार अगर ये आपको कंफर्म ना हुआ हो, समझ में ना आया हो, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, या फिर मैं ही बता देता हूं कि देखिए जब कोई परागकोश होता है, अपरिपक्व होता है, ठीक है, तब उसमें घनी और एक जैसी कोशिकाएं बहुत सारी पाई जाती हैं, ठीक है, जो कहां पर होती हैं, लघु बीजाणु के केंद्र में। केंद्र का मतलब बीचों बीच में स्थित होती हैं, उसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लघु बीजाणु जन ऊतक, या फिर पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि परागकण का निर्माण कैसा होता है। अब हम लोग उसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, है कि नहीं। देखिए हमने परागकोश पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा आपको। परागकोश के बाद में हमने परागकोश की संरचना देखी, फिर हमने लघु बीजाणु की संरचना देखी, फिर हमने लघु बीजाणु के अंदर हमने पढ़ा कि उसमें भाई 4 परत होती हैं, जो कि अभी भी लिखी हुई है, और बीजाणु जन ऊतक पाया जाता है, ठीक है। तो परागकणों का निर्माण कैसे होता है वो चीज देख लेते हैं। देखो दिया है लघु बीजाणु जनन, उसी को मतलब परागकण के बनने की ही प्रक्रिया को प्रमुख रूप से लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लेकिन उसे हम और अच्छा सा लिखना चाहें तो वो चीज ये है कि देखिए एक पराग मात्र कोशिका से, अब ये पराग मात्र कोशिका क्या होती है, क्योंकि नया शब्द लग रहा है कि नहीं, पराग मात्र। देखिए सबसे पहले तो इसे ध्यान से देखिए, बीजाणु जन ऊतक, ऊतक का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारी कोशिकाएं मिली होती हैं। जैसे रुधिर क्या है, एक ऊतक है, मतलब रुधिर में कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब ऊतक का निर्माण होता है। इसका मतलब कि बीजाणु जन ऊतक है, ये भी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। समझ में आया? मतलब कई प्रकार नहीं होती, मतलब एक जैसी कोशिकाएं होती लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं होती है। समझ में आया? जब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और एक जैसा कार्य करते हैं तब उसी को तो ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, बीजाणु जन ऊतक को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसकी कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे तो वही पराग मात्र कोशिका होती है। मतलब कि बीजाणु जन ऊतक से किसका निर्माण होता है, हमने यहाँ पर लिख रखा है बीजाणु जन ऊतक, या फिर जिसे लघु बीजाणु ऊतक कहते हैं, इसके कोशिकाओं को ही पराग मात्र कोशिका कहते हैं। समझ में आया? इसके जो कोशिकाएं होती, क्योंकि ये किसी न किसी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है उसी को क्या कहते हैं, पराग मात्र कोशिका। तो अब तो समझ में आ गया ना कि बीजाणु जन ऊतक ही है। भाई बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं, अभी उसको देख रहे हैं कि जो बीजाणु जन ऊतक है वो किससे मिलकर बना, कोशिकाओं से। तो जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें पराग मात्र कोशिका कहते हैं, और वो पराग मात्र कोशिकाएं टेपिटम की ओर स्थित होती हैं। यहीं पर बीजाणु जन ऊतक भी टेपिटम की ओर स्थित होता है ना। तो ये क्या करेंगे, ये देखो क्या करती है, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आया? तो ये क्या करते हैं, जो पराग मात्र कोशिका होती है अर्धसूत्री विभाजन करती है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन आपको पता ही होगा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। क्योंकि युग्मक कैसा बनाना है, युग्मक हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। आपने पिछले वीडियोज में पढ़ रखा, पिछले लेसन में भी पढ़ रखा है, युग्मक सदैव क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो अगुणित करना रहता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। समझ में आया? जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है, इसको 23 करना है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 46 का 23 हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो युग्मक बनेंगे वो अगुणित होंगे, तभी तो मादा से मिल करके 2n46 बनेगा। नहीं तो हमारे 46 उसके 46 ज्यादा नहीं हो जाएंगे, फिर बैलेंस गड़बड़ा जाएगा गुणसूत्रों का। समझ में आया ये चीज? तो पराग मात्र कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन कर करके लघु बीजाणु बनाती, मतलब एक संरचना बनाती हैं जिसे लघु बीजाणु कहते हैं। समझ में आया? और इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब समझ में आया लघु बीजाणु जनन?
लघु बीजाणु के बनने की ही प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और बनती किससे है? पराग मात्र कोशिका से। कैसे बनती है? किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा बनती है। समझ में आया? उसके बाद हमने लिखा है लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। मतलब जब क्या होता है, जब पराग मात्र कोशिका बनाती है ना लघु बीजाणु, तो सब जाते हैं, जैसे आप देखते होंगे गांव में, जैसे कोई पिल्लिया होती है ना, बच्चे देती है, पिल्ले पिल्ली होते हैं, है ना, तो उसमें जो बच्चे होते हैं भाई, शुरुआत में तो ऐसा तो है नहीं कि भागने लगते, एक बच्चा उधर भागा एक उधर भागा। क्या होता है, सभी अगर 4 है तो 4, 6 है तो 6, आराम से एक जगह पर बैठे रहते हैं झुंड बना करके, है ना। तो भाई यहां पर भी क्या होगा, जब पराग मात्र कोशिका से जब लघु बीजाणु बनते हैं तो 4 ना इकट्ठा हो जाते हैं, 4 एक हो गए, 4 एक हो गए, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब एकत्रित हो जाते हैं या समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। समझ में आया? लघु बीजाणु चतुष्क। भाई पराग मात्र कोशिका क्या कर रही है, लघु बीजाणु बना रही है, और लघु बीजाणु बनते ही क्या हो जा रहा है, वो सब समझ रहे हैं कि हम अभी वीक हैं, कमजोर हैं, ठीक, तो वो 4 करके इकट्ठा हो जा रहे हैं, ठीक है। इकट्ठा होते हैं तो एक 4 लघु बीजाणु एक साथ, 4 एक साथ, 4 एक साथ, यहां पर देख सकते हैं, देख लीजिए ये लघु बीजाणु का हमने एक छोटा सा चित्र बना रखा है, देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 लघु बीजाणु हैं, और ये कैलोज प्रोटीन होती है उससे बंध जाते हैं, ठीक है, और बढ़िया सा पोषण प्राप्त करते हैं, टैपिटम की तरफ होते ही हैं, और ये टैप्टम से बढ़िया खींच के पोषण प्राप्त करते हैं, खाते पीते हैं अच्छे से। फिर क्या होता है जिसे ये तो समझ में आ गया ना, ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब पराग कोष परिपक्व होते हैं तो ये लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। यही लघु बीजाणु ही पराग कण में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। कब विकसित होते हैं, मान लीजिए जो देखो जैसे पुष्प बना, पुष्प में पुंकेसर बना, स्त्री केसर बना, पुंकेसर में जब पराग कोष बना, है ना, मान लीजिए ये पराग कोष बना, भाई ऐसा तो है नहीं बस पराग कोष बना नहीं, आप जैसे उदाहरण के लिए जैसे खाना बनाते टाइम पूरी बनाते तो तेल को कढ़ाई में तेल डाला तुरंत थोड़ी डाल देते हैं रोटी बेल करके कि पूरी बन जाए, थोड़ी देर रुका जाता है कि नहीं, जब तेल गरम हो जाए तब रोटी को डालते हैं तब पूरी बन जाती है, मतलब बेल के, समझ रहे ना। तो भाई जब पराग कोष परिपक्व हो जाता है तो यही लघु बीजाणु किसमें बदल जाते हैं, किसमें पराग कण में। जैसे रोटी वाला उदाहरण याद आया ना आपको, सेम वैसे ही होता है। और उतनी टाइम ये तो समझ में आया ना कि लघु बीजाणु क्या होते हैं कि पराग कण में परिपक्व हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, समझ में आया, विकसित हो जाते हैं। ये तो रहा परागकण बनते कैसे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखो ये जो कैलोज प्रोटीन होती है, ये जैसे हम लोगों में ना जैसे दूध पीते हैं तो दूध को पचाने के लिए अलग एंजाइम होते हैं, रेनिन होता है ना, प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज होता है, उसी तरीके से ये जो कैलोज प्रोटीन होती है इसको घोलने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है कैलोज, जब उसका स्रवण होता है निकलता है तो ये लघु बीजाणु चतुष्क क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और ये देखो ये पराग कण के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पराग कण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में पढ़ा क्या है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, पुंकेसर के बारे में पढ़ा, उसमें 2 भाग देखे, पराग कोष और पुंतत्व। फिर उसके बाद हमने पराग कोष के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं देखा, उसकी संरचना देखी, उसके 3-4 परतें होती हैं वो देखा। उसके बाद हमने देखा बीजाणु जनन, मतलब कि पराग कण का निर्माण कैसे होता है वो देखा, ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, हमने ये सब चीजें देख ली हैं। अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे पराग कण के बारे में, कि पराग कण अब बन तो गए हैं लेकिन कैसे होते हैं, है ना, कितने बड़े होते हैं, दिखते कैसे हैं,
वो सब चीजें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग प्लीज देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।